Good morning student, it is video number 5 of chapter Work and Energy class 9th, and today we discuss two topics, that is gravitational potential energy and elastic potential energy. So let's start. सो वीडियो नंबर 4 में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी। पोटेंशियल एनर्जी किस बॉडी के अंदर कब आती है? या तो उसकी पोजीशन की वजह से होती है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन या शेप की वजह से होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर पोजीशन की वजह से हो, जब पोजीशन की वजह से किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, कॉन्फ़िगरेशन मीन टू से उसकी शेप या साइज के अंदर चेंज की वजह से होती है, तो हम उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क कब माना जाता है? जब हम अगेंस्ट द फोर्स कुछ वर्क करते हैं। तो ग्रेविटेशनल नाम भी क्लियर है, हमें पता है इस दुनिया में हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली अर्थ भी हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। एग्जाम्पल या प्रूफ क्या है? जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो आपकी वजह से जो फोर्स थी थोड़ी देर उससे ऊपर जाएगी, लेकिन जैसे ही वो काउंटर बैलेंस हो जाएगी, वो अर्थ उसको लगातार अपनी तरफ खींच रही है, फिर वो नीचे आना स्टार्ट कर जाती है। उसको ग्रेविटी बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वो फोर्स होती है जिसकी हेल्प से अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। क्लियर? तो मान लो यहाँ ये ग्राउंड मैंने दिखाया है, इस ग्राउंड पर ये एक एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। एम मास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, और मैं इसको अपनी फोर्स लगाकर या कोई और पर्सन अपनी फोर्स लगाकर इसको h हाइट तक ऊपर लेके चला जाता है। अब क्या उसने ऐसा जब वो पर्सन इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से h हाइट पर लेकर गया तो उसने क्या कोई वर्क किया? हाँ, यस, उसने वर्क किया। क्यों? क्योंकि जब ये बॉडी को ऊपर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा था तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ग्रेविटी को हम वेट भी बोलते हैं। हालांकि ये ग्रेविटेशनल वेट, ये टर्म एग्जैक्टली आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में कंप्लीट होगी, 9th में ये हमारे पास है। फिलहाल आप ये समझ लो कि जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, उसी को हम वेट भी बोलते हैं। और वेट का जो फार्मूला होता है वो होता है मास इनटू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका हम सिंबल ए यूज करते थे, है ना। यहां पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम उसको जी से लिखते हैं, जी फॉर ग्रेविटी, स्मॉल जी फॉर ग्रेविटी, बट जी है क्या, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि थोड़ा यूनिक है इसलिए हमने अलग सिंबल बना लिया है। हम चाहे तो इसको ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ही हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू ma, और वेट जो है वो भी एक फोर्स है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा ma। बट ये क्योंकि ये एक्सेलरेशन अर्थ की वजह से है, तो इसलिए हम इसको स्पेशल यहाँ पर सिंबल यूज कर रहे हैं जी। तो जी से इतना कंफ्यूज नहीं होना है, जी एक्सेलरेशन ही है, बट ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए हमने इसका सिंबल जी यूज किया है। तो जब उसने वो जो वर्क किया ग्रेविटी, क्योंकि जैसे ये इसको ऊपर की तरफ रेज करना स्टार्ट करेगा, ग्रेविटी उसको नीचे खींचना शुरू करेगी, सो अगेंस्ट ग्रेविटी उसे वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कहां चला जाएगा, वो वर्क इस बॉडी में इस पोजीशन पर, इस हाइट h पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसी को बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन यहां पर मेंशन है, जीपीई शॉर्टकट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर होगी तभी होगा, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज दैट बॉडी अप टू दैट पॉइंट। ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जो हमें करना पड़ता है ताकि हम उस बॉडी को उस हाइट तक लेकर चले जाएं। अब हमें इसको मेजर करना पड़ेगा, तो हमें इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन ढूंढना पड़ेगा, तो हम एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जो फोर्स होता है वो वेट के इक्वल होता है, और फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, m इंटू ए, क्योंकि ये स्पेशल एक्सेलरेशन है अर्थ की वजह से, इसलिए हमने सिंबल यूज कर लिया g। अब इस चैप्टर में हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कितनी की, h हाइट की डिस्प्लेसमेंट की ना, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या जगह क्या आ जाएगा, h, तो w इज इक्वल टू f इनटू h। अब नेक्स्ट w एज इट इज इक्वल एज इट इज, इस f की जगह हमने पुट कर दिया mgh, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया mgh। यही वर्क डन इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया mgh। जनरली हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। बेसिक डिफरेंस आपको पता लग गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बट जब भी हम mgh बोलेंगे तो वो एक एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला होगा। समझ में आया? देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हाइट तो कुछ भी लेके जा सकते हो। जैसे आपने एक स्टोन को जो ग्राउंड पर रखा हुआ था उसको उठाया और एक अलमीरा के ऊपर रख दिया, तो जब उस स्टोन को आपने उस अलमीरा के ऊपर रखा, समझ में आ रही बात, तो उस पर ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था ना जब हमने उसको उठाना शुरू किया था। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने जो वर्क किया वो वर्क कहां चला गया, वो वर्क उस स्टोन में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि जब वो स्टोन वहां से गिरेगा तो अगर किसी पर्सन के सर पे गिरेगा तो चोट लगेगी ना, और चोट लगी है तो मतलब एनर्जी थी। तो जब भी हम किसी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट अर्थ के सरफेस से कुछ h हाइट पर लेके चले जाते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, और वही वर्क डन उस बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और याद रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m यहां पर क्या है, मास उस बॉडी का, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कभी कभी हम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। और h जो है हाइट है, आप देख रहे होंगे तीनों मल्टीप्लाई में, यानी इन तीनों में से अगर एक भी फैक्टर इंक्रीज हुआ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब अगर आप एक केस में किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर हाइट पर लेकर गए और दूसरे केस में आप 20 मीटर हाइट पर लेके गए, तो किसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, जिसमें आप 20 मीटर लेके गए थे। मतलब हाइट ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, हाइट कम होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, और बॉडी का मास भी ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। मास अगर कम होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, और g तो कांस्टेंट होता है, g हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या अप्रोक्सीमेटली हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम किसी बॉडी की शेप या साइज को चेंज कर देते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, आप स्प्रिंग लो, आप स्प्रिंग को ट्विस्ट कर दो, मोड़ दो, आप कंप्रेस कर दो, दबा दो, आप एलोंगेट कर दो, खींच दो,
तीनों ही सिचुएशन में आपने क्या किया, उसकी शेप को चेंज किया, और शेप को चेंज किया तो क्या होगा, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि ट्विस्ट करने में, कंप्रेस करने में और एलोंगेट करने में हमने कुछ वर्क किया ना, और वो वर्क कहां गया, वो वर्क उस स्प्रिंग के अंदर, उस बॉडी के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप जब छोटे बच्चे थे तो आप टॉयज वगैरह के साथ खेलते होंगे, तो जो कार वगैरह आती थी उनके अंदर आप एक चाबी होती थी, की होती थी, उस की को हम ऐसे ट्विस्ट करते रहते थे, है ना। एक्चुअली में आप क्या कर रहे थे, एक्चुअली में उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ था, आप उस स्प्रिंग को टाइट कर रहे थे, है ना। तो आप स्प्रिंग को टाइट करते रहो, एक लिमिट होगी ना, एक लिमिट से ज्यादा तो नहीं टाइट कर सकते। अपने कपड़े तो निचोड़े ही होंगे, देखो कपड़े को क्या होता है, स्टार्टिंग में बड़ी आसानी से वो ट्विस्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्विस्टिंग बढ़ाते चले जाते हो वैसे वैसे वो टाइट होते चले जाते हैं और फिर ट्विस्टिंग होनी बंद हो जाती है। सिमिलरली स्प्रिंग के साथ भी यही होगा, स्प्रिंग एक लिमिट तक ही ट्विस्ट होगा ना, उसके बाद तो नहीं होगा। तो आप उस की को घुमाते रहते हो और फाइनली एक लिमिट रीच करती है, उसके बाद वो की नहीं ट्विस्ट करती, फिर आप उसको छोड़ते हो, आपकी कार चल पड़ती है। तो क्या हुआ, आपको ट्विस्ट करने में आपने जो वर्क किया ना, वो वर्क उस कार के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। सिमिलरली जो गन होती है ना हमारी, गन के अंदर भी एक स्प्रिंग होता है, जब हम ट्रिगर को ऐसे दबाते हैं तो वो जो स्प्रिंग होता है, आप इमेजिन करने की कोशिश करो, यहां तक लेंथ थी स्प्रिंग की, हमने उसको ऐसे खींच कर यहां ले आए, काफी टाइट हो गए, तो हमने वर्क किया ना, वो वर्क कहां गया, वो वर्क इस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया। जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसको यहां से, और अगर यहां मैं अपना हाथ लगाऊं तो ये यहां पर हमें स्ट्राइक करेगा, हमें चोट लगेगी, है ना, ऐसे ही होगा ना। आप चाहो तो देखो, इसको मैं ऐसे खींच कर यहां ले आऊं स्प्रिंग को, और यहां पर एक छोटा सा मेटल का पीस रख दूं, और इसको जैसे ही यहां से छोड़ूंगा तो ये इसको फोर्स लगाएगा ना, है ना। तो जब हम किसी स्प्रिंग को ट्विस्ट करते हैं, कंप्रेस करते हैं, एलोंगेट करते हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, वो वर्क उस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।